न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और सबसे बड़ी खबर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मार्च को साफ हो जाएगा किसकी बन रही है इस बार सरकार इन 5 राज्यों में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जी हां, बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, मतलब आपको यह पता चल जाएगा जिन 5 राज्यों में चुनाव होंगे उसके बाद 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। यूपी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है, यूपी में 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि आखिरकार जो तारीख तय हुई है वो कब और किस राज्य के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को वोटों की गिनती। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा, मणिपुर में 2 चरणों में मतदान। इसके अलावा बाकी 3 राज्यों में एक चरण में वोटिंग होगी, मतदान कराया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही कोविड नियमों का किस तरीके से पालन हो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने कड़े नियमों का ऐलान किया है। 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की जनसभा, रैली, रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली की इजाजत नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत होगी, लेकिन वो भी सिर्फ 5 लोगों के साथ। 15 जनवरी के बाद चूंकि स्थितियां लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर बदल रही हैं, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से समीक्षा होगी कि स्थिति क्या है। उसके बाद आगे कोई नए नियम बनाए जा सकते हैं जनसभा रैलियों को लेकर। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर देते हैं। मोहित, 10 मार्च को साफ होगा सरकार किसकी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है चुनाव के इतिहास में जब चुनाव आयोग के द्वारा रैलियों, जनसभाओं, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, किसी भी तरीके के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। तो चलिए हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी जो आप लोगों को समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है और सबसे बड़ी बात यह कि 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी। मतलब 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बननी है। मतलब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इन सब के बीच ये भी समझ लीजिए कि 15 जनवरी तक कोई रोड शो और चुनावी रैली नहीं होगी। डिजिटल वर्चुअल तरीके से आप चुनाव प्रचार कर पाएंगे। जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, पद यात्रा और रोड शो पर पाबंदी फिलहाल लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। तो जो बड़ी तारीखें हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वो हमने आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव और इन 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चूंकि कोविड संक्रमण को लेकर सबकी अपनी चिंताएं हैं, इसीलिए जब चुनाव आयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब कोविड नियमों की बातचीत उन्होंने की तो उसकी शुरुआत उन्होंने एक शायरी के साथ की कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा का ओट लेकर भी चिराग जलता है। इसके बाद कोविड नियमों के बीच में चुनाव किस तरीके से कराए जाएंगे इस बात का बाकायदा ऐलान किया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव। इसके अलावा बाकी 3 राज्यों में एक चरणों में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर जो बड़ी तारीखें हैं, क्योंकि बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा और यहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बेहद दिलचस्प होते हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 उसे एक नया आकार और शक्ल दे। 25 लाख करोड़ की खेती के व्यापार को चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने का मोदी जी और भाजपा के षड्यंत्र को वोट की चोट से हराए। इसके साथ साथ इन 5 राज्यों में युवाओं को भी एक मौका है बेरोजगारी पर चोट करने का। भाजपा को वोट से चोट करिए और बेरोजगारी को हराइए। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करिए और 10% तक पहुंच गई बेरोजगारी को भी हरा दीजिए। उत्तराखंड जैसे कई प्रांतों में तो बेरोजगारी की दर 30 और 40% पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों, शायद नौजवान करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। इसलिए बेरोजगारी को हराना है तो भाजपा को हराना है। केवल ये याद रखकर वोटिंग बूथ तक जाना है। हमारी महिला बहनों के पास भी एक स्वर्णिम मौका है। भारतीय जनता पार्टी को हराई। तो कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। चुनाव में युवाओं के लिए किस तरीके से मौका है इस बात की चर्चा करते हुए। और देखिए इस वक्त हमारे साथ जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, संजय जी दिखाई दे रहे हैं, अलका लांबा दिखाई दे रही हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ पासवान जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अलका जी मैं आपके पास आता हूं। तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरीके से जमावड़े पर रोक है, रैलियां, जनसभाएं वर्चुअल तरीके से फिलहाल प्रचार करना होगा 15 जनवरी तक तो। और इसके लिए चुनाव आयोग
में जब चुनाव आयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा एक शायरी कही कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा का ओट लेकर भी चिराग जलता है। यूपी में कांग्रेस की स्थिति बुरी रही है अभी तक के चुनाव में, रास्ता कैसे निकलेगा, चिराग कैसे जलेगा? देखिए, मैं इस समय पंजाब में हूँ, पिछले 10 दिन से पंजाब में हूँ और अगले चुनाव तक मेरी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से पंजाब में है। पंजाब में लोकाधी सरकार एक नारा गूंज रहा है और 5 साल के कामों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बात तारीखों पर आते हैं। चुनाव आयोग ने जो तारीखों की घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि चुनाव आयोग ने इस महामारी के बीच में ये जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर जो भी नियम कानून बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी है, विश्वास दिलाती हूं, जो चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियम और कानून को चुनाव प्रचार के तरीकों का सबसे पहले पालन करती हुई आपको मिलेगी। और दूसरी पार्टियों से भी, लोगों से भी अपील करेंगे कि हम सब लोग, क्योंकि जान है तो जहान है, चुनाव तो होते रहेंगे, तो हम उन सब चीजों को ध्यान में रखें। हम स्वागत करते हैं। पंजाब में हूं, इसलिए पंजाब के लोगों को भी शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि बहुत बेसब्री से पंजाब के लोगों को इन चुनावों का इंतजार था। 2 दिन पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी आए, फ्लॉप रैली, किसान बिल्कुल अपना साथ हो रहे अन्याय को लेकर सड़कों पर था, महिलाएं महंगाई को लेकर सड़कों पर थी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने आपको बताए। बिल्कुल यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस लोकाधी सरकार नारे के साथ वापसी करने वाली है, ये मेरा भरोसा है और हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। इस लोकतंत्र के त्योहार में हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इसको कामयाबी से पूरा करें। ठीक है अलका जी, वापस आएंगे आपके पास। प्रोफेसर संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या लगता है, क्योंकि काफी सारी चीजें इस चुनाव में बदलेंगी, हालांकि हर चुनाव में कुछ नया होता है, लेकिन इस बार काफी चीजें नई होंगी। किस तरीके से इस पूरे जो अभी इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा उसको देखते हैं और चुनावी तरीके से जो पार्टियां उनके लिए चुनौतियां क्या हो जाएंगी? देखिए, एक तो नई बात यह है कि चुनाव पिछले बार, अगर पिछले बार जब चुनाव हुए तो उससे तुलना करें तो जल्दी खत्म किया जा रहा है। 10 फरवरी को शुरू होकर के 10 मार्च को एक तरह से काउंटिंग हो जाएगी, तो चुनाव 1 महीने के अंदर अंदर निपटाया जा रहा है। आप देखिए, एक अहम पहल है इलेक्शन कमीशन की। 15 फरवरी तक कोई रैली नहीं होगी और उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा और उसके बाद कुछ ऐलान किया जाएगा। पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है, 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। डोर टू डोर कैंपेन होगा, 5 लोगों के साथ आप कैंपेन कर सकते हैं। तो जो पूरा चुनाव में जो प्रचार करने का जो तरीका रहा है, जो हमने पिछले 5-10 सालों में देखा है, जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, बड़े बड़े काफिले निकलते थे, रोड शो होते थे, उन सब पर कुछ ना कुछ पाबंदी है, उन सब पर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। तो पार्टियों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं, अपनी बात लेकर के अपने वोटरों तक जाएं। तो कुछ नई सोच लानी पड़ेगी पार्टियों को और उन सोच के साथ ही वो जनता तक जाएंगे। ठीक है, बीजेपी से पासवान जी भी हमारे साथ हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से ये सवाल उठाए गए, दूसरी पार्टियों की ओर से ये सवाल उठ रहे हैं कि अब चूंकि वर्चुअल प्रचार होगा, कितने व्यूज मिलेंगे, आपकी रैली के इतने व्यूज आ गए, लाइक्स इतने मिले, रिट्वीट्स इतने मिले, इसमें आप लोगों को महारत हासिल है। दूसरी पार्टियों की ओर से यह कहा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, सबसे पहले तो पांडे जी ये समझना चाहिए, हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब सक्रिय नागरिक हैं और लोकतंत्र, जैसा कि अलका जी ने कहा कि लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव, तो हम सब खुले मन से इसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि इस संकट के समय में भी जिस प्रकार एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी प्लानिंग और बहुत ही अद्भुत गाइडलाइंस आए हैं। हम सब पॉलिटिकल वर्कर में अपील भी करना चाहूंगा कि हम भले ही एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, लेकिन सारे के सारे कोविड प्रोटोकॉल का हम सब पालन करेंगे। और हमने बिहार में भी देखा था, हम बिहार से आते हैं, हम बिहार से ही लाइव हुए हैं। बिहार पहला विधानसभा चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने ये इनोवेशन कहिए, नवाचार कहिए, डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली, हमारे चुनाव के प्रभारी हैं पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने बयान भी दिया था ऑन रिकॉर्ड कि जो भी चुनाव आयोग कहेगा हम सब उसको स्वीकार करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम एक एक कार्यकर्ता तक, और हमारा अनुभव भी रहा है, जैसा आपने भी कहा कि बिल्कुल पहले से हम लोग कोविड के समय में भी बूथ लेवल तक मॉनिटर कर रहे थे कि सबकी सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, सबको सामान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से, और हर एक पार्टी का अपना नेटवर्क होता है, उस मंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, जो विकेंद्रित स्तर होता है, हम हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक डिजिटल स्तर से अपनी बातों को कैसे पहुंचा पाए। पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में
विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यूपी में एक बार फिर से सरकार बनेगी, इस बात का दावा करते हुए इससे पहले भी दिन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, तब भी दावा ये किया था कि सरकार ने काम बेहतर किया है और यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी होगी। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका जी, एक सवाल जो मैंने गुरु प्रकाश से पूछा था, क्योंकि 15 जनवरी तक ऑनलाइन मोड में प्रचार करना है, रैलियां होनी नहीं है, जनसभाएं होनी नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन है, ये जो व्यूज की लड़ाई है, रिट्वीट्स की लड़ाई है, इसमें अभी आप लोगों को खरा उतरना है। इसमें पंजाब में साथ ही दूसरे राज्यों में पार्टी कहां स्टैंड कर रही है, क्योंकि एसपी की ओर से आरोप यह लगा है कि बीजेपी इसमें आगे है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, 5 राज्यों में चुनाव है और 4 राज्यों में, पंजाब को छोड़ के 4 राज्यों में, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हुए, औंधे मुंह आकर गिरा, जिसका नुकसान लोगों को हुआ। महंगाई ने दब के कुचल के लोगों ने जो है अपने बेरोजगारी, महंगाई कहे, जितना भी था त्रस्त है, बदला लेने का समय है। वोट की चोट भाजपा को इन 4 राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है पड़ने वाली है। लोग ये मौका नहीं जाने देंगे। अर्थव्यवस्था हो, हर चीज चरमरा चुकी है और पंजाब के लोगों ने तो देखा है। जहां तक अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में प्रधानमंत्री जी की हिम्मत ही नहीं हो पाई। हमारे लिए तो अच्छा था कि खाली कुर्सियां थी, पहुंचते वहां पर और खाली कुर्सियों को भाषण देते। हमारा तो फायदा था कि कितने 1000 करोड़ की घोषणा करके जाने वाले थे। हम तो चाहते थे आए, करोड़ों की घोषणा करके जाएं, जुमलेबाजी हो खाली कुर्सियों पर। लेकिन साफ है, पंजाब में हम वापसी कर रहे हैं और बाकी 4 राज्यों में भी भाजपा का सफाया होने वाला है, क्योंकि डबल के बाद ट्रिपल इंजन कुछ नहीं होता है, एक और मौका कुछ नहीं होता है, एक और मौका बर्बादी का भाजपा को लोगों ने नहीं देना, ये तय हो चुका है। नहीं, ये तो वोटिंग के दौरान अलका जी जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। मेरा सवाल ये था कि ये जो ऑनलाइन वर्चुअल एड की जो लड़ाई है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल आपने अच्छा कहा, टीवी चैनल्स हो, विज्ञापन हो, डिजिटल हो, इसमें देखा जाएगा। और मुझे लगता है पैसा जिसके पास जितना होगा वो उतना ही अपना स्पेस हर जगह लेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा धन, पैसा, चंदा किसी को आया तो वो भाजपा को आया है। तो इस लड़ाई में हमें देखना है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए, किस तरीके से गुमराह ना हो, झूठी एड, झूठा विज्ञापन, झूठा प्रचार, करोड़ों रुपए फेंक कर भाजपा हो सकता है पैसों से जीत जाए, लेकिन जब जमीन पर वोट की बात आएगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आपको उसमें बहुत आगे दिखेगी। ठीक है, अलका जी वापस आएंगे आपके पास। गुरु प्रकाश जी, अलका जी कह रही है कि आप भले ही उन तमाम चीजों से आगे हो, लेकिन पंजाब में जो कुछ भी हुआ है वो उनके लिए प्लस पॉइंट है और बाकी राज्यों में भी आपका सफाया हो जाएगा, वहां तो कांग्रेस आएगी ही आएगी। देखिए, ऐसा है कि 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, देश की जनता के विवेक पे हमें पूरा भरोसा है
और देश की जनता ने बार बार, एक बार नहीं, 2017 में, 2019 में और जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भरपूर भरोसा, भरपूर आशीर्वाद अपने जनादेश के माध्यम से भाजपा पे और भाजपा के नेतृत्व पर जताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कहता हूं, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, आप किसी भी मोर्चे पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन, एयरपोर्ट, आप सब पे डिबेट करिए ना। हम तो इस पे डिबेट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही रहा है भारतीय राजनीति का कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, आप महंगाई की बात कर रहे थे, मैं महंगाई भी बताना चाहता हूं। यूपीए के पहले 7 साल लीजिए, एनडीए के पहले 7 साल लीजिए, सीपीआई इन्फ्लेशन से महंगाई होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन यूपीए के 7 साल में कहीं अधिक था। आज हमने सुनिश्चित किया है 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, लोगों के बैंक के खाते तक नहीं थे, 44 करोड़ बैंक के खाते खोले गए। ये सुनिश्चित किया गया है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। और यही कारण है आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि बार बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भरोसा जताया, क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का भरोसा जीता है। और पंजाब में जो हुआ उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। और उनके सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की चूक हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। अगर जिम्मेवारी नहीं तो आपको लगता है कि पंजाब में ये मुद्दा बनेगा, जिस बात का जिक्र आप गुरु प्रकाश जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव में मुद्दा हम चाहते हैं कि जैसा अलका जी भी कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, जॉब्स हो, और यही चुनाव में मुद्दे रहे हैं। 2019 में यही मुद्दा था, 2017 में यही। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। राहुल देव भी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, तमाम चीजों को देखते हुए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार चुनाव काफी तरीके से अलग होने वाला है। कुछ राज्यों में 2 फेज में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। क्या लगता है किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि अब तो फिलहाल ऑप्शन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रैलियां कर सके, लोगों को लुभा सके। देखिए, जिस पार्टी ने डिजिटल कैंपेनिंग की, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जितनी तैयारी की है और जितना उसका अभ्यास है, जिसके पास जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा उठाएगी। क्योंकि अब पहले जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी के बाद फिर शारीरिक अभियान, प्रचार, नुक्कड़ सभाएं, रोड शोज ये नहीं होंगे, जो अब तक तरीके रहे हैं जनसंपर्क के। तो अब हर पार्टी को या तो घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार करना होगा, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाहिए, संगठन चाहिए, बहुत एक संगठित, एक बहुत सुनियोजित संगठन चाहिए। तो तकनीक की क्षमता, तकनीक के को इस्तेमाल करने की प्रतिभा, क्षमता, लोग और जमीन पर कार्यकर्ता, ये 2 चीजें अब हर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी जी। तो अब ये देखना है, अब देख सकते हैं हम अलग अलग पार्टियों का आकलन कर सकते हैं। जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनको तो उत्तर प्रदेश में सामने है ही, तो उन ठीक है राहुल जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर जय प्रताप जी। पहला सवाल तो यही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को साफ होगा। आप लोग वापसी कर रहे हैं कि नहीं वापसी कर रहे हैं? लेकिन पिछला जो इतिहास है 60 साल का, यूपी में कोई सीएम रिपीट हुआ नहीं, भरोसा कितना? पूरा भरोसा है। पहले क्वेश्चन पर हम रिपीट हो रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पर हमारी सरकार दोबारा बन रही है, 300 के ऊपर हम सीटें पा रहे हैं। जय प्रताप जी, जिस तरह से आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में आई है और कई तरह की बातें सामने आई है, कितना लगता है कॉप अप कर पाए इस सिचुएशन से? और कोरोना काल के बाद कितना आसान होगा इन तमाम परिस्थितियों से लड़ना? देखिए, अभी तो आपने देखा ही है, हम लोग 2020 से लेके 2021 और अभी तीसरा लहर भी प्रारंभ हो गया है। हमारा अनुभव जो हम प्राप्त किए थे, उस अनुभव के आधार पर हमने जो व्यवस्था बनाई, जो प्रबंधन का किया, उसका पूरा WHO ने भी सराहा, उसको देश के प्रधानमंत्री ने सराहा, बहुत सारे लोगों ने सराहा। इस प्रबंधकीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमने व्यवस्था बनाई, इसी के कारण से हम अपने पूरे टीम के साथ अंतर विभागीय समन्वय और अपने पूरे टीम के साथ सफलतापूर्वक हम लोग ने दोनों लहर को नियंत्रित किया। तीसरा लहर जो अब प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए जो गाइडलाइंस आए हैं उसका पूरा हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और इसको अभी आपके चुनाव आयोग ने भी अपने उद्बोधन में भी ये बात कहा है कि किस किस तरह से अब चुनाव को लड़ा जाएगा, क्या हम लोग को मेंटेन करना है, क्या चीजें पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें अब आ गई है।
तो अब इस कोरोना काल में भी अब चुनाव होने जा रहा है पहली बार इस पूरे हम लोग के सबके जीवन में, तो ये भी एक अनुभव होगा और इसको हम लोग पालन भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके जिम्मे है और कोरोना को लेकर चिंतित भी दिखा चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जयप्रताप जी, और इसके लिए जो कर्मचारी हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर तमाम बातों का ऐलान किया है, लेकिन ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है पार्टी के तौर पर लोगों के बीच जाने के लिए भी। कैसे ये संपर्क स्टैब्लिश होगा वोटर्स के लिए? पार्टी ने कोई तैयारी की है इसके लिए? पार्टी तो आज से नहीं, पिछले बार से ही तैयारी कर ली थी। जब हमारे 2020 में 2021 में कई बार ऐसे हुआ था कि जब पार्टी को सीधा वर्चुअली रैली को संबोधन करना, वर्चुअली अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ के उनको संगठन को जोड़ते हुए अपना वर्चुअली उनको उद्बोधन देना, संबोधन करना, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो आईटी की टीम है, इन सब को मजबूत करते हुए हमने लगातार कई बार और अभी भी लगातार नहीं तो इससे थोड़ी सी नाराजगी है समाजवादी पार्टी को जयप्रताप जी। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है वर्चुअल मोड में जाने के लिए। अगर उनको लगता है हमने नाजायज पैसा इकट्ठा किया है तो उसके लिए जाए, इनकम टैक्स से बोले, ईडी से बोले, सीबीआई से बोले, जहां उनको उचित लगता है, मगर किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के आप ये आरोप लगाए कि हमने ज्यादा इकट्ठा कर दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2017 का जब चुनाव होता है, जितना पैसा उन्होंने 2012 से 17 में इकट्ठा किया, हमने तो नहीं जाके बोला उनको कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया। आपके व्यक्तिगत अकूट संपत्ति का जो केसेस चल रहे हैं अन्य जगहों पर या अन्य कोर्टों में, उसके बारे में तो हम लोग नहीं चर्चा किए। आज हम अपना संगठन चलाते हैं, हमारे 12.5-13 करोड़ सदस्य पूरे देश में हैं, 2 से 2.5 करोड़ सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश में हो गए। हमारा एक संगठित टीम है और सुनियोजित तरीका से हमारा संगठन नीचे बूथ स्तर तक हमारा तैयार है। वर्चुअली हमने अपने आईटी सेल को, सोशल मीडिया सेल को बहुत स्ट्रांग किया है और उसके माध्यम से ये पूरे 2 साल 3 साल के अंदर तो लगातार हमारे बहुत सारे संबोधन और उद्बोधन हमारे नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के बीच में सब जगह होते रहता है। ठीक है जयप्रताप जी, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव के लिए 22 का महाबिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 मार्च को साफ हो जाएगा किस राज्य में किसकी सरकार। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो रहा है। सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 मार्च को यह तस्वीर साफ होगी आखिरकार 5 राज्यों में किसकी सरकार। यूपी सबसे बड़ा सूबा, 403 विधानसभा सीटें। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया है कि यूपी में वो वापसी करेंगे, सत्ता में वापसी होगी। 60 साल के अगर इतिहास को देखें, पिछले 60 सालों में यूपी में कोई सीएम लगातार दूसरी बार सीएम बन नहीं पाया। जो बड़ी तारीखें हैं उत्तर प्रदेश के महादंगल को लेकर, 2022 के महादंगल को लेकर, वो तारीखें हमने आपके सामने रखी हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी। इसके साथ ही 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान है और उनके नीचे हमने ये भी ग्राफिक्स में लिखा हुआ है कि आखिरकार उन तारीखों पर किन किन सीटों पर मतदान है, कितनी सीटों पर। 10 फरवरी को पहले चरण में 58 सीटों पर, 14 फरवरी को 55, 20 फरवरी को 59, 23 फरवरी को 60, 27 फरवरी को 60, 3 मार्च को 57 सीटों पर मतदान है। इसके साथ ही 7 मार्च जो कि 7वें चरण का मतदान होगा, यूपी में 54 सीटों पर मतदान और इसके 3 दिन बाद ही यानी 10 मार्च को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी के दावे में दम है या फिर नई सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। हालांकि दावा लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार में हम वापसी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह साफ कर दिया, एक बार फिर से कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही पंजाब, गोवा, मणिपुर में स्थिति क्या, उत्तराखंड में स्थिति क्या, इस पर भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात यह कि कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव होने जा रहे हैं। 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की रैलियों, जनसभाओं की गूंज, भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। किसी भी तरीके की साइकिल यात्रा, पदयात्रा की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी गई है, वो भी सिर्फ 5 लोगों के साथ। स्थिति डायनेमिक है, चीजें बदल रही हैं कोरोना को लेकर, इसलिए 15 तारीख के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर से असेसमेंट करेगा कि क्या प्रचार को लेकर किसी और तरीके की ढील दी जा सकती है। कुछ नए नियम बनाए जा सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ रैलियां या फिर जनसभाएं हो सकती हैं, लेकिन यह सब कुछ
खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि संक्रमण को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर आंकड़े कहां तक जा रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है। और इस वक्त खुशबू हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, कुछ ग्राफिक्स, कुछ आंकड़े उनके पास है, सीधे उनका रुख करते हैं, कुछ अहम जानकारियां। बिल्कुल, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरकार जो चुनाव है वो किस तरीके से किस किस तारीख को होंगे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं 7 चरण चुनाव, आप देखिए गोवा, पंजाब, उत्तराखंड 14 फरवरी को चुनाव होने यहाँ पर, और जो चुनाव के नतीजे हैं वो 10 मार्च को होंगे। मतलब 10 मार्च वो तारीख जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप देखिए मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव, लेकिन नतीजे 10 मार्च को आएंगे। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड 14 फरवरी को यहाँ पर जो मतदान है वो होना है, जबकि जो चुनाव के नतीजे वो 10 मार्च को आएंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं। बात मणिपुर की करें, 2 फेज में चुनाव होने, 27 फरवरी और 3 मार्च, नतीजे आएंगे 10 तारीख को। वहीं गोवा, पंजाब, उत्तराखंड यहां पर एक फेज में चुनाव की बात कही गई, जो कि तारीख है 14 फरवरी और जो नतीजे हैं वो 10 मार्च। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश में भी बताएंगे कि आखिर वो तारीख कौन कौन सी होगी, उत्तर प्रदेश में किस किस दिन कहां पर चुनाव होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखिए अब बात 2022 के महादंगल की लगातार हम आपको बता रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 7 चरण में चुनाव होंगे। राकेश, ओवर टू यू। ठीक है खुशबू, चलिए आपके पास हम दोबारा लौट कर आते हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, अलका लंबा हमारे साथ हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बातें गुरु प्रकाश ने कही थी ब्रेक से पहले, अलका जी एक जवाब मैं ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं राहुल जी और संजय जी का रुख करता हूं। पीएम की सिक्योरिटी लैब्स मामले का जिक्र कर दिया, लगातार ये दावा कि इस बार कमल खिलेगा। पंजाब में भी डीजीपी को भी हटा दिया गया चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले। राकेश जी, जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, तो लोग हंस रहे थे और मुझे कह रहे थे मैंने याद दिलाऊं। ये कह रहे थे 70 साल का 75वां साल मना रहे हैं, 70 साल कांग्रेस के रो रहे हैं। इन 70 सालों में मोदी जी के 3 साल, अटल जी के 9 साल और उससे पहले के 15 साल तो अपने ही गिन गए। अपने आप के भी गिरेबान में झांक कर उंगली उठा लीजिए, 70 साल में आपके और मोदी जी के भी काल था, तो लोग हंस रहे थे। इन्हें कहीं अब 70 से 50 पर आ जाए, अपना मजाक मत बनवाए। दूसरी बात, पंजाब में बैठी हूं, लोगों की चिंता है, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं। जो बॉर्डर है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, पहले 15 किलोमीटर अंदर तक था बीएसएफ के पास गृह मंत्रालय, अब 50 किलोमीटर का दायरा आ गया है। चुनाव है, 50 किलोमीटर सरहद से लेकर जो है अंदर तक का एरिया केंद्र गृह मंत्रालय बीएसएफ के अधीन है। यह सरहद के वो हिस्से हैं जहां से नशा, गुजरात बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, नशा आया वहां से। यहाँ चुनावों में नशा ना आए, ये केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है। हथियार ना आए, ये उन्हें सुनिश्चित करना है। ड्रोन ना आए, ये उन्हें सुनिश्चित करना है। ये उन्हें सुनिश्चित करना है कि इस 50 किलोमीटर सरहद से इस इलाकों में ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीकों से हो, किसी तरह की कुछ भी आशंका ना हो, ये केंद्र को। क्योंकि अब ये इलाका बहुत बड़ा, यहाँ पर पोलिंग बूथ भी पड़ने वाले हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के आ रहा है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। अब मैं आ जाती हूँ फंड की। ये कह रहे थे इनके जो मंत्री बोल रहे थे उत्तर प्रदेश से, ईडी के पास चले जाओ, कितना चंदा आया, कहां। अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर आए, नियम शर्तों के साथ लेकर आए कि कौन विदेश में भी बैठा, पहले विदेश नहीं था, अब तो विदेश में बैठा, देश में बैठा, कौन सा पूंजीपति मित्र कितना चंदा दे रहा है, क्यों दे रहा है, अब ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये कौन कानून लेकर आया? केंद्र की भाजपा मोदी सरकार कानून लेकर आई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर आई, है ना। उसको गोपनीय रखा हुआ है। हम तो मांग करते हैं उसे खोल दीजिए, पता लग जाए कि कौन बाहर विदेश में बैठा, देश में बैठा, अपने हित के लिए या देश के लिए आपको चंदा दे रहा है, और उस चंदे को कितना कहां खर्च किया जा रहा है। ये आप नहीं, सब राजनीतिक पार्टियों पे लागू हो जाएगा। अलका जी ये तो देखिए रैलियों में ये सारी बातें अलका जी अच्छी लगती हैं। पोलिंग बूथ की बातचीत आपने की, एक सेकंड माफी चाहूंगी, आप पंजाब की सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं मजाक क्या कर रहा हूँ। आपने कहा पोलिंग बूथ चुनाव आयोग देखता है, वहां पर व्यवस्था कैसी रही। ठीक है राकेश जी, माफी चाहूंगी अगर आप कहेंगे कि सरहद, पाकिस्तान की सरहद से पंजाब का 50 किलोमीटर का जो एरिया है बीएसएफ के अंदर, और चिंता है लोगों की कि वहां से नशा आ सकता है, हथियार आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें सुरक्षा दीजिए। आप कह रहे चुनावी मुद्दा है, भाषण का मुद्दा है। अलका लांबा के लिए माफी चाहूंगी, वापस लीजिए अपने शब्दों को। ये चुनावी राज्य है। ठीक है, चलिए हम कहते हैं हमारा दुश्मन देश। ठीक है, चलिए मैं आता हूं अलका जी आपके पास। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है। जो सवाल मेरा था वो सवाल कहीं और आपने छोड़ दिया, किन्हीं और बातों को लेकर आई, मेरा मायना उससे था। संजय जी मैं आपके पास आता हूं। ऑनलाइन प्रचार होगा, पहली बार हम देख रहे हैं कि चुनाव में रैलियां नहीं हो रही हैं, जनसभाएं नहीं हो रही हैं, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, ये सब कुछ बंद है। लड़ाई इस बात को लेकर होगी किसके रैली पर कितने व्यूज, ये एक अलग तरीके का चुनाव।
बिल्कुल, जब ऑनलाइन प्रचार होगा तो ये अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। अनइवन प्लेइंग फील्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि चुनावी जब रैलियां होती हैं, जब वर्चुअल रैलियां होंगी तो बड़ी पार्टियों को इसका फ़ायदा होता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लें, पिछले दिनों जब साल डेढ़ साल से कोविड का समय चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर तो बच्चों को सारी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, आईपैड है, सारी कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को देखें, उनके लिए क्लास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना तो उनके पास फ़ोन है, ना इंटरनेट की सुविधा है। तो आप देखें कि एक 100 के क्लास में सिर्फ 20 बच्चे, कभी 5 बच्चे, कभी 7 बच्चे आते हैं। तो जब चुनावी रैलियां होंगी ऑनलाइन पर तो बड़ी पार्टियों को इसका फ़ायदा होगा। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास कार्यकर्ता हैं। जो छोटी पार्टियां, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे नहीं है, और इसके अभाव में उनकी रैलियों में जो पार्टिसिपेशन होगा कम होगा। और अगर जिस पार्टी के रैली में पार्टिसिपेशन कम होगा वो अपने वोटरों तक अपनी संदेश पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये ऑनलाइन चीज़ों का एक तरह से अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट होने वाला है आने वाले समय में, ये हम देखेंगे। और शायद इसीलिए राहुल जी अनइवन ग्राउंड तैयार हो रहा है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने एक तारीख रखी है कि 15 जनवरी तक फिलहाल ये स्थिति है, उसके बाद वो असेसमेंट करेंगे कि स्थिति क्या है, क्या कुछ नियमों में ढील दी जा सकती है या फिर नहीं। से अनभिज्ञ नहीं है कि ऑनलाइन कैंपेनिंग अभी भारत में कितनी व्यावहारिक है और कितने प्रतिशत लोगों और मतदाताओं तक वो पहुंच सकती है। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका वो कभी भी शारीरिक रैलियों का, जनसभाओं का, जुलूसों का, रोड शो का, उस तरह के जमीनी संपर्क का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अभी कोविड के कारण ये मजबूरी में ये किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो धरातल है ये असमान है, ये सारी पार्टियों के लिए। संजय जी ठीक कह रहे हैं कि सब स्थिति में नहीं है कि उसका बराबर फायदा उठा सकें। जो मजबूत हैं, जो ताकतवर है, जिनके पास पहले से तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो उनका ज्यादा फायदा उठाएंगी। बाकी पार्टियां पिछड़ जाएंगी, पिछड़ सकती हैं। मैं अभी देख रहा था, केवल आप ट्विटर ही देखिए तो ट्विटर पर अलग अलग पार्टियों के जो फॉलोअर्स की संख्या है उसमें बड़ी एक असमानता सी दिखती है उसमें आपको। तो इन पर जो पहले से सक्रिय हैं, मजबूत हैं और खूब अपने एक आधार बना चुकी हैं, उन पार्टियों को इस चुनाव में फायदा होगा। और कुल मिलाकर ये फिर कांग्रेस और भाजपा, इन दो को ही सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है, ऐसा इसमें लगता है, क्योंकि इनके पास हर सब कुछ बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा है। सपा कितनी टक्कर देती है ये उसके टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हमें बहुत मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास साधनों की कमी शायद नहीं होगी। ठीक है संजय जी, एक और चीज, चूंकि कोरोना के संक्रमण काल में मतदान, तो ये भी बड़ी चिंता थी कि जो लोग पॉजिटिव होंगे वो लोग कैसे वोट डाल सकेंगे, जो लोग आइसोलेट हैं वो कैसे वोट डाल सकेंगे। इसके लिए भी खास तौर पर सुविधा की गई है पोस्टल बैलेट की। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की एक अहम पहल है, मैं तो कहूँगा। उन्होंने इस बात का अनाउंस किया कि जो 80 वर्ष के ऊपर हैं, जो डिसेबल्ड हैं और जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। इलेक्शन कमीशन के लोग घर घर जाएंगे और उनसे पोस्टल बैलेट दिलवाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि इस माहौल में जिस वक्त इसकी गुंजाइश रहेगी कि कुछ वोटर कोरोना पॉजिटिव होंगे और ऐसे वोटरों को पोलिंग बूथ पर आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उनके मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक अहम भूमिका निभाई, एक अहम पहल की है। पोलिंग बूथ बढ़ाए जा रहे हैं, संख्या तय की जा रही है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही चुनावी खर्च की जो सीमा है वो भी बढ़ाई गई। शायद इस बात को देखते हुए कि ऑनलाइन मोड में प्रचार करना होगा, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर संजय जी, आप देखिए, इस बार अगर जो अनाउंसमेंट्स को हम ध्यान में रख करके बात करें तो कई अहम चीज़ें की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पोलिंग स्टेशन पर, एक पोलिंग स्टेशन पर कितने मतदाता आएंगे उसकी संख्या बहुत सीमित की गई है। तकरीबन 650 से लेकर के यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां आबादी ज़्यादा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, वहां तकरीबन 800 साढ़े 800 आमूमन एक पोलिंग बूथ पर कोई 1200 से 1500 वोटर होते थे, लेकिन उसकी संख्या घटा दी गई है। 1200 के आसपास होती थी, उसकी संख्या घटा करके अगर आपने 700-800 कर दिया तो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि कई बार लोग देर से आते थे, लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी
और लोग वापस लौट जाते थे। उतना उनमें उत्साह नहीं होता था कि लंबी कतारों में खड़े होकर के वोट डालें। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें की गई हैं। 1 घंटे में जितने मतदाता आएंगे तो वो थोड़ी अपनी दूरी बना के खड़े रह सकते हैं। तो मुझे लगता है इन सब का प्रयास जो है, जो सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये बहुत ही वेलकम है। इनका हमें स्वागत करना चाहिए और इन सब का एक प्रभाव मुझे लगता है देखने को मिलेगा चुनाव में कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ये ज़रूर है कि हम अटकनें लगाते रहेंगे कि कोरोना के समय में लोग शायद घरों से बाहर नहीं निकलें, वोटिंग का प्रतिशत नीचे जाएगा, लेकिन जिस तरह के प्रबंध इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, जो अनाउंसमेंट से की गई हैं, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि चुनाव बहुत सुचारू रूप से होगा। प्रचार पर जो भी पाबंदी लगे वो एक अलग बात है, लेकिन मतदाताओं की सुविधा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिन बातों का आपने जिक्र किया, पोस्टल बैलेट है, नंबर ऑफ वोटर अलग अलग बूथ पर कम है, तो वो आराम से आकर अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है अलका जी, चूंकि आप पंजाब पर ही विशेष तौर पर बातचीत कर रही हैं, पिछले चुनाव पर अगर देखें 2017 के चुनाव में, तब कैप्टन ने आप लोगों को किंग बनाया था। अब कैप्टन आप लोगों के साथ नहीं है, चरणजीत सिंह चन्नी है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। वापसी होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 3 बड़े मुद्दे और मौजूदा परिस्थितियों में कैप्टन के नहीं रहने का नुकसान कितना? देखिए राकेश जी, हमें थोड़ा सा अपनी भाषा को चेंज करना होगा। कैप्टन ने हमें किंग नहीं बनाया था, पंजाब के लोगों ने उनके नेतृत्व में, मेरे कहने का मतलब था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। नहीं राकेश जी, मैं समझ रही हूँ, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है, पर पंजाब अगर सुन रहा होगा तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, कैप्टन ने हमें किंग नहीं बनाया था। जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और वो कैप्टन आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, ये सब देख रहे हैं। और उस भाजपा का क्या हाल है, अस्तित्व खो चुकी है, प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पाए। हमारा बिल्कुल मुकाबला नहीं है, लेकिन मुद्दों की मैं आती हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया। पूरा चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। भटकाने की कोशिश की, व्यक्ति पर लाने की कोशिश की, फ्लॉप हो गया। मुद्दा मैं फिर कह रही हूँ, पंजाब के अंदर किसानी मुद्दा है सबसे बड़ा। कृषि कानून कहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहे, उनके साथ न्याय, उनकी आय दुगनी होनी थी। 1 जनवरी 2022 आके चला गया, आय दुगनी, ये मुद्दा रहेगा। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, महिलाओं को सबसे ज्यादा महंगाई से आर्थिक सशक्तिकरण कैसे देकर महिलाओं को हम अपनी बेटियों को आगे लाएं, वो है। बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा है। नशा, मजीठिया, जिसे पूरी दिल्ली से लेकर यहाँ तक बचाने की कोशिश की जा रही है, वो नशा को किस तरीके से शिकंजा कस के इन्हें अंजाम तक पहुंचाना है, विकास को आगे ले जाना है, लोकाधीश सरकार बनानी है, ये हमारे लिए 2022 के मुद्दे हैं। और ये सरकार मुकाबला किससे है अलका जी पंजाब में, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला किसानों के साथ हो रहे अन्याय और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आय दुगनी करने का है। हमारे मुद्दे हैं, हमारा व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। जिनके पास मुद्दे नहीं है वो लड़ाई को व्यक्ति पर लाने की कोशिश की, 2 दिन में कहीं कामयाब नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में हवन करा लीजिए, शायद 2-4 वोट बढ़ जाए, लेकिन कहीं फायदा नहीं हो रहा। आपने कहा मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, 4 में तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, औंधे मुंह आकर गिरी। अब इनको जवाब देना है। पंजाब में हम जवाब देंगे और पूर्ण मजबूती के साथ कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, 117 सीटों पर लड़ रही है और एक बार फिर वापसी करने जा रहे हैं। ये हमारे पूरा हमें विश्वास है। गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे पंजाब को लेकर, जो अलका जी ने कहा? देखिए, पंजाब अच्छी बात है, पंजाब की बात हो रही है। भारत का भी वैक्सीनेशन कवरेज मुझे लगता है अलका जी को पता होगा कि 91% है जिनको पहला डोज लग चुका है। पंजाब में कितना है? ये वही पंजाब है जहां पे वैक्सीन से करप्शन हुआ था, वैक्सीन को बेच दिया गया था। ये वही पंजाब है जहां दलितों को अपमानित किया जा रहा है। ये वही पंजाब है जहां दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं और सुनील जाखड़ बोलते हैं ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये वही पंजाब है जहां लगातार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। और हंसी की बात आती है, मतलब पूरा देश हंस रहा है जिस कांग्रेस पार्टी पे आलू डालो सोना निकलता है। उत्तर प्रदेश में आप अप्रासंगिक हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में आप हाशिए पे आ गए हैं, देश में संसद में क्या स्थिति हम सब जानते हैं। और लगातार मैंने यही कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश की संपदा होते हैं और जिस प्रकार उनकी सुरक्षा के साथ चूक हुई है ये देश भूलेगा नहीं। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, सिद्धू बाजवा के पास जाते हैं, सिद्धू की दोस्ती इमरान खान के साथ होती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता आप करते हैं। और ऐसा ओबामा ने अपने पुस्तक में लिखा है। जब 2008 का मुंबई का आक्रमण हुआ था तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने हमला तक नहीं किया था कि तुष्टीकरण हो जाएगा, भाजपा को चुनाव में लाभ हो जाएगा। कम से कम सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के संप्रभुता के साथ आपको समझौता नहीं करना चाहिए। आइए मुद्दों पे बात करते हैं ना, मुद्दों पे आपको बात नहीं करनी है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम राहुल जी और संजय जी का भी रुख करेंगे, जल्द वापस लौटते हैं।